नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। माह मुहर्रम शुरू हुआ है और जाहिर है कि मुहर्रम के महीने में खासतौर पर जो शिया लोग हैं वो अपने तरीके से दुख मनाते हैं, दर्द मनाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सीना पीटना इजराइल में सबसे ज्यादा हो रहा है। माह मुहर्रम वो इजराइल मना रहा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहां जाएं और किस तरह से अपना वजूद बचाएं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इजराइल का एक चैनल है, चैनल 14, और इस चैनल को माना जाता है कि यह गोदी मीडिया का चैनल है, नेतन्याहू का बहुत करीबी चैनल है। यहां पर एक प्राइम टाइम प्रोग्राम चल रहा था और उसका जो होस्ट था उसने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को कहा यह घटिया आदमी है। और ट्रंप के साथ जो दो लोग हैं, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो ईरान के साथ बातचीत में पहले डाले गए थे कि ये दो लोग बातचीत करेंगे, इन दोनों के ऊपर आरोप लगाया है कि अपने फायदे के लिए इन्होंने इजराइल को बेच दिया। अब जब मैं कहता हूं कि इस जंग में सबसे बड़ी हार इजराइल की हुई है तो बहुत सारे भक्त आके सीना पीटने लगते हैं, बाल नोचने लगते हैं, कहानी कहने लगते हैं, व्हाट्सएप पे आया हुआ कस्सा दोहराने लगते हैं। लेकिन आप बताइए, अगर इजराइल में नेतन्याहू का समर्थक माने जाने वाले, नेतन्याहू का करीबी माने जाने वाला एक चैनल अपने यहां जेडी वांस को गालियां दे रहा है, स्टीव विटकॉफ को गालियां दे रहा है, जेरेड कुशनर को गालियां दे रहा है और कह रहा है कि इस डील में इजराइल को बेच दिया गया है, तो यह इजराइल की हार है या नहीं है, यह बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। वैसे मुहर्रम से याद आया कि सुबह सुबह किसी ने मुझे तस्वीर भेजी, मेरे एक दोस्त ने मुझे तस्वीर भेजी कि लखनऊ में जो सबील लगी है वहां पर ऐसे लोगों की तस्वीरें लगी हैं जिन्होंने हक की आवाज उठाई और उनको शुक्रिया कहा गया है। मैंने देखा उस तस्वीर में आपने मेरा भी जिक्र किया है। तो जिन लोगों ने यह निर्णय लिया, जिन लोगों को ऐसा लगा और जिन लोगों ने यह इज्जत बख्शी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, बात करते हैं असल में हुआ क्या है कि इस लड़ाई में सबसे बड़ी हार हुई है इजराइल की। कल जो समझौता साइन हुआ वो परसों साइन होना था और वो साइन होना था लूसन में, लेकिन लूसन की जगह वो साइन हुआ है वर्साई पैलेस में। अब वर्साई पैलेस का नाम सुनते ही याद आती है 1919 की, 1919 की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली आलमी जंग खत्म हुई थी और उसके बाद सिग्नेचर हुए थे वहां पर समझौते के, और जिसमें जर्मनी ने हार मानी थी, समझौता किया था और इस समझौते को जर्मनी में बहुत बुरा माना गया कि जर्मनी के लिए यह बहुत ज्यादा अपमानजनक है, जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ है, कितनी आर्मी रखेगा, कितनी एयरफोर्स रखेगा, कितनी जहाजें बनाएगा, इन सारी चीजों के ऊपर बैन लगा दिया था ब्रिटेन, फ्रांस ने। तो यह माना जाता है कि वर्साई की जो ये संधि हुई थी यही जिम्मेदार थी सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए। जो जर्मनी के अंदर यह था कि इस पहले वर्ल्ड वार में हम हारे नहीं थे लेकिन जबरदस्ती हमें हरा दिया गया, उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। यह अलग बात है कि उसमें भी जर्मनी बुरी तरह से हारा और हिटलर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आप देखिए क्या संयोग है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है वो भी उसी वर्साई में हुआ है, वर्साई पैलेस के अंदर हुआ है। और ये जो समझौता हुआ है, कल भी मैंने बताया था कि ईरान और अलायंस एक तरफ है और इजराइल और अमेरिका एक तरफ हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। कल 14 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे, वो 14 पॉइंट अब खुल के आ गए हैं, मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है। आप चाहेंगे तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। और ये 14 पॉइंट पढ़ने के बाद बहुत साफ समझ में आ रहा है कि हार हुई है अमेरिका की, और अमेरिका के साथ साथ सबसे बड़ी हार हुई है इजराइल की। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जो पिछले 30-35 सालों से ईरान को खत्म करने की बात कर रहा था कि ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, वो इस पूरे समझौते से गायब है। उसका चेहरा तक नहीं है, उसका नाम तक नहीं है। लेकिन इस समझौते के जो डिसीजंस हैं वो सारे के सारे इजराइल पर लागू हो गए। लेबनान से पीछे हटना पड़ेगा, ईरान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपनी आंखों से देखना होगा कि $300 बिलियन ईरान के अंदर खर्च किए जा रहे हैं, जो अमेरिका और अरब मुल्क मिलकर दे रहे हैं। अपनी आंखों से देखना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल ओमान और ईरान का पूरी तरह से होगा और वहां से जो जहाज गुजरेगा
उस जहाज पर टॉल तो नहीं लगेगा, लेकिन मेंटेनेंस फीस देना पड़ेगा। अपनी आंखों से देखना होगा ईरान के साथ अरब मुल्कों को करीब जाते हुए। कहां उसका ख्वाब था कि ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और फिर मजबूरी में सऊदी अरबिया से लेकर बाकी सारे मुल्क अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे। और कहां अब यह अब्राहम एकॉर्ड सपना बन गया है। अब ये सारे मुल्क ईरान के साथ समझौता कर रहे हैं और यही वजह है कि नेतन्याहू बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। यह हार नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल होगी, उसकी कुर्सी ले सकती है। और यहीं पे वो बात है कि सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती हुई है तो वो इजराइल की हुई है। जैसे वर्साय की पहली जो संधि हुई थी 1919 में, उसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती किसी की हुई थी तो जर्मनी की हुई थी। तो क्या ये एक अगले लड़ाई की वजह बनेगा? क्या नेतन्याहू की कुर्सी जाएगी और कोई उससे भी ज्यादा खतरनाक बेन ग्वेर या स्मारिट जैसा इजराइल की गद्दी पर बैठेगा, जो इस समझौते को तोड़कर फिर से हिमाकत करेगा ईरान पर हमले की? और क्या दूसरा वर्ल्ड वार शुरू करने की हिमाकत करने वाले हिटलर की तरह उसका भी हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा? जैसे जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था, क्या इजराइल का वजूद भी खत्म हो जाएगा? यह हमारे समय सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एक्जियास जैसी वेबसाइट जो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल की एजेंट है, अगर वो ऐसी बातें करने लगे कि नेतन्याहू के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कुछ ही महीने बाद इजराइल में इलेक्शन है और लोग नेतन्याहू से सवाल पूछ रहे हैं कि इस जंग को शुरू करके क्या मिला? तुम लेबनान में हारे, तुम गजा में हारे और ईरान में तो तुम पक्के तौर पर हार गए। बार बार तुमने कहा था टोटल विक्ट्री। टोटल विक्ट्री का मानी यह था कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, 5-6 हिस्सों में बंट जाएगा और उन हिस्सों पर जो हुक्मरान बैठेंगे वो इजराइल के तलवे चाटने वाले होंगे। टोटल विक्ट्री का मतलब यह था कि गजा पर पूरा कब्जा हो जाएगा, गजा से लोगों को बाहर भगा दिया जाएगा और वहां पर इजराइल अपने सेटलमेंट बनाएगा। टोटल विक्ट्री का मतलब यह था कि सदर्न लेबनान जो है, जनूबी लेबनान जो है, उस पर पूरा कब्जा हो जाएगा। इजराइल का और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, बर्बाद और तबाह कर दिया जाएगा। ये टोटल विक्ट्री से मानी था और ख्वाब देखे जा रहे थे ग्रेटर इजराइल के, जिसमें जमीनें जॉर्डन की भी थी, जिसमें जमीनें सऊदी अरबिया की भी थी, जिसमें जमीन सीरिया की भी थी। ये सारी चीजें, ये सारे ख्वाब दिखाए जा रहे थे इजराइल की जनता को। उनसे कहा जा रहा था कि बस इस जंग में हमारा साथ दो, उसके बाद इजराइल इतना मजबूत हो जाएगा, ऐसा अखंड इजराइल बन जाएगा। हमारे यहाँ अखंड हिंदुस्तान की, अखंड भारत की बात होती है। ऐसा अखंड इजराइल बन जाएगा कि कभी कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा, कभी कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अरब लीडर्स उसके सामने सजदे करेंगे और अमेरिका में उसकी तूती बोलेगी। ये ख्वाब लोगों को दिखाया गया था। आपको याद होगा, ग्रेटर इजराइल का नक्शा दिखाया था, बाकायदा दिखाया था कि किस तरह इनकी जमीन कब्जा करेंगे, इनकी जमीन कब्जा करेंगे। और आज हालत यह है कि ग्रेटर इजराइल तो छोड़ दीजिए, स्मॉलर इजराइल बन गया है। इजराइल की जो सारी हेठी थी वो निकल गई है। जो दुनिया में एक इमेज बनाई गई थी कि इजराइल किसी भी अरब मुल्क पे हमला करके जंग को जीत सकता है, ईरान में वो पूरी तरह से खत्म हो गई। आगे बढ़ने से पहले दोहरा दूं कि लगातार हमारे वीडियोस देखते रहने के लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक जरा सा बटन दबाना है, उसमें कोई खास मुश्किल काम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घुटनों पर आया है इजराइल, घुटनों पर आया है अमेरिका और ट्रंप। कल तक आपको याद है, जब भी समझौते की बात चल रही थी तो इजराइल कहता था बैलिस्टिक मिसाइल का मामला जरूर आना चाहिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रहनी चाहिए जो इजराइल तक मार कर सके। और तब भी मैंने यह कहा था कि ईरान कभी यह शर्त नहीं मानेगा, ईरान बर्बाद होना पसंद करेगा लेकिन अपने हथियार नहीं देगा। और आज जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर आपका क्या कहना है, तो ट्रंप ने कहा कि जब दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है और दूसरे किसी और के पास नहीं है, इजराइल के पास है, यानी जब इजराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। ये ट्रंप कह रहा है, जिसके भरोसे इस जंग की शुरुआत की थी इजराइल ने। और सुनिए आप, न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर सारे हल्ले यूरेनियम पर करने के बाद जब ट्रंप के समझ में आ गया है कि ईरान किसी भी हाल में एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देने वाला है, तो वो क्या कह रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका इस्तेमाल बिजली बनाने, हेल्थ और बाकी सब डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही तो ईरान भी कह रहा था। और इजराइल इस जिद पर था कि एनरिच्ड यूरेनियम तो छीनना ही है, हिम्मत है तो जाओ छीन लो। जिद करने से क्या होता है, छोटे बच्चे की तरह जिद करना पापा अमेरिका से कि जाओ छीन लो, खुद छीन लेते अगर हिम्मत होती। अब ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद यह तय हो गया। और आप सुनते चले जाइए, $300 बिलियन आपको पता ही है। और इजराइल की क्या शर्त थी?
इजराइल की जो शर्तें थी वो ईरान को खत्म करने वाली थी। इनमें से कोई शर्तें नहीं मानी गई हैं। ट्रंप अब लेबनान के मुद्दे पर भी लगातार बोल रहा है। कल उसने अपने बयान में कहा कि नेतन्याहू थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है अगर कोई एक हिजबुल्लाह का आदमी किसी घर में घुस गया। इसका मतलब यह नहीं कि पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग को ही तुम उड़ा दोगे। लेबनान के मुद्दे पर ठंडा होना पड़ेगा, नेतन्याहू को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि वो ख्वाब भी टूट गया कि लेबनान पर हम लगातार हमले करते रहेंगे और दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। साफ साफ समझौते में जिक्र हो गया और इसके बाद अगर वो हमला करता है तो ये वार क्राइम होगा। यूएन में भी वार क्राइम होगा। अमेरिका की बेइज्जती होगी क्योंकि अमेरिका ने गारंटी ली है और सिर्फ कागजों पे चीज नहीं होगी। ईरान जबरदस्त पलटकर हमला करेगा और दुनिया में कोई नहीं होगा जो ये कहे कि इजराइल के ऊपर हमला गलत है। मोदी भी नहीं बोल पाएंगे उस समय कि इजराइल के ऊपर हमला गलत है। ये मिला है इस जंग से इजराइल को। और देखिए, कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो गजा में आप लड़ रहे थे जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, जिसको खुद मुख्तारी नहीं हासिल थी। लेबनान में आप लड़ रहे थे जहां लेबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह के खिलाफ थी। आप हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहे थे और जहां जहां आप जा रहे थे लेबनान की गवर्नमेंट अपनी आर्मी को पीछे हटा ले रही थी। यानी लेबनान की आर्मी इजराइल से लड़ने की जगह हिजबुल्लाह से लड़ रही थी और वहां भी एयर डिफेंस नहीं था। केवल एफपीवी ड्रोन के दम पर जो कहर ढाया है हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल में, वो याद रहेगा। लेकिन जब आप ईरान से लड़ने आए, जो ये खुद मुख्तार मुल्क है, जिसके पास शानदार आर्मी है, जिसके पास सब कुछ है जो एक नेशन के पास होना चाहिए, तब आपको अपनी औकात समझ में आई। बावजूद इसके कि अमेरिका आपके साथ शाना बशाना लड़ रहा था, आपको पीछे हटना पड़ा। और ना केवल पीछे हटना पड़ा बल्कि फाइनली जो समझौता करना पड़ा वो ईरान की शर्तों पर करना पड़ा। मेरे दर्शक कम से कम जो मुझे देखते हैं वो जानते हैं कि मैं लगातार कह रहा था कि समझौता तभी होगा जब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी। $300 बिलियन दिया जाएगा ईरान को। इसके पहले $85 बिलियन खर्च कर चुका है अमेरिका और ये $350 बिलियन खर्च करके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाई गई है जो पहले से खुली थी। और पहले ईरान उस पर दावा नहीं करता था, अब ईरान और ओमान का दावा है कि वो हमारी है। इसलिए टॉल भले न वसूला जाए लेकिन 60 दिन बाद मेंटेनेंस वसूला जाएगा। अब इसके बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आता है कि ये जीत किसकी है तो कोई नहीं समझा सकता। एक और साहब ने समझाने की कोशिश की है, बड़े विद्वान हैं पॉल मसग्रेव, इनको फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट माना जाता है। उनका कहना है कि ये जो हार है अमेरिका की, ये वियतनाम वार से भी बड़ी हार है। वियतनाम वार में नुकसान ज्यादा हुआ था, 60,000 के आसपास, जबकि ईरान में कहा जा रहा है 20-25 सैनिक ही मारे गए। लेकिन उसके बावजूद इसका जो असर होगा वो काफी बड़ा होगा क्योंकि एक तो मिडिल ईस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है और दूसरा ये कि ये जो हार हुई है अमेरिका की, इसने उसको बहुत कमजोर हालात में डाल दिया है जिसमें मिडिल ईस्ट में जो उसके सुप्रीमेसी है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यानी आजाद अमेरिका के इतिहास में ये उसकी सबसे बड़ी हार है जो ईरान के हाथों हासिल हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पॉल मसग्रेव कह रहे हैं, ये टकर कार्लसन कह रहे हैं जो अमेरिका के कभी समर्थक रहे थे। और हिजबुल्लाह को जाहिर तौर पर इससे ताकत मिली है। हिजबुल्लाह के जो चीफ है नईम कासिम, उनका एक बयान आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि ये ग्रेट विक्ट्री है, शानदार जीत है। ये लेबनान के लिए एक बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मानीखेज मोड़ है। टेलीविज़न पर उनका भाषण आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस शानदार जीत पर ईरानी जनता के रेजिस्टेंस और इलाके तथा दुनिया के उन मुल्कों और लोगों को बधाई देते हैं जो आज़ादी और हक की कामना करते हैं। दुनिया भर में जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया उनको शुक्रिया बोला। लेकिन वही सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने वो भरम भी इस बार मिटा दिया। अब तक लोगों ने यह भरम बनाया हुआ था, वेस्टर्न मीडिया ने भरम बनाया हुआ था कि ईरान हिजबुल्लाह का, हूथी का, हमास का, इन सब का इस्तेमाल अपने लिए तो करता है लेकिन जब वो मुश्किल में आते हैं तो ईरान अटैक नहीं करता है। मैं ये बात बार बार कहता था कि ठीक है वो रेजिस्टेंस है लेकिन साथ में वो खुद मुख्तार मुल्क भी है। तो ये खुद मुख्तार मुल्क के मामले में ऐसे दखल देना आसान काम नहीं होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट करना अलग बात है, वो थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए सही मौके की तलाश करना जरूरी होगा। और देखिए कि जब यह समझौता हुआ, जब सीज फायर चल रहा था,
तब ईरान ने यह धमकी दी कि अगर बेरूत के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि सीज फायर की शर्तों में वो इसको शामिल कर चुका था कि सारे मोर्चों पर जंग रुकेगी, जो आप 14 पॉइंट में पहला ही पॉइंट देखते हैं कि सारे मोर्चों पर जंग खत्म होगी। तो चूंकि यह तय हो चुका था, इसलिए उसने यह धमकी दी पहले कि अगर बेरूत पर हमला होगा तो हम पलट के हमला करेंगे, और उसके बाद इस धमकी को अमली जामा पहनाते हुए बाकायदा हमला किया इजराइल के ऊपर। अमेरिका को बीच में पड़ना पड़ा और यह हमला रुकवाना पड़ा। तो रेड लाइन क्लियर हो गई, और अब जब लिखित में समझौता हो गया, जब एमओयू साइन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया, तब सीधे सीधे ईरान को यह हक हासिल हो गया कि किसी भी मोर्चे पर इजराइल अगर बदमाशी करता है तो वो सीधा हमला इजराइल के ऊपर कर सके। कल की बातचीत में यूएई के ऊपर से भी नकाब नोच दिया ट्रंप ने साफ साफ कहा कि पिछले दिनों जो बम बरस रहे थे वो यूएई बरसा रहा था। ये बात उसने बिल्कुल क्लियर कर दी। और जो ईरान लगातार कह रहा था कि यूएई इस जंग में शामिल है, पहले ही ये बात आ चुकी थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने टीवी पर कह दिया कि यूएई भी इस जंग में शामिल था। तो जो मेरे दोस्त बार बार ये बात कहते थे कि आखिर ईरान यूएई पे क्यों अटैक कर रहा है, मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया होगा। और आप देखिए ये जो समझौता है, इस समझौते पर जो 14 पॉइंट आप फिर से स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इस समझौते पर केवल अमेरिका और ईरान की बात नहीं है। मैं बहुत मजेदार ये बात बता रहा हूं, गौर से सुनिए। ये केवल अमेरिका और ईरान के बीच का मामला नहीं रह गया है, ये जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा इस पर मुहर लगेगी। यानी इस समझौते को कोई भी तोड़ता है, अगर इजराइल अटैक करके तोड़ता है, या ईरान तोड़ता है, या अमेरिका तोड़ता है, तो सीधे इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दखल देगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दखल देने का मतलब यह है कि अगर इजराइल ऐसी बेवकूफ़ी करता है तो उसके लिए मुश्किलात इतनी बढ़ जाएंगी कि इस बार उसको अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। बाकी उसके जो दोस्त हैं, यूएई, प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी सब, उनकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। यानी इस बार की बेहुरमती से इजराइल को कोई नहीं बचा पाएगा। और यही वजह है कि वहां पे तहलका मचा हुआ है, वहां पे तमाशा मचा हुआ है। ये 14 पॉइंट जो आपके सामने हैं, उसमें ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके अलावा मुझे कोई एक पॉइंट बता दे जहां अमेरिका अपनी जीत बता सकता है। मैं बार बार कह रहा था कि बस यही होगा कि समझौते में एक लाइन आ जाएगी, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, एटॉमिक बम नहीं बनाएगा, और ट्रंप से लेकर बाकी सब उसी को जीत की तरह दिखाएंगे। अब यहां मेरे दर्शक तो जानते हैं, जो नए होंगे उनके लिए मैं दोहरा दूं कि ये तो इमाम खामनेई साहब का फतवा था, और ये बम ईरान कभी बनाने ही वाला नहीं था। ये इतिहास में दर्ज होगा। और मुझे खुशी यह है कि जब ये जंग चल रही थी तो मैंने हमेशा हक का साथ दिया और कोशिश की कि वो कहूं जो सच हो, और देखिए वक्त ने उसी को सच साबित किया। बहुत सारे अमेरिकी अखबार और बहुत सारे यहाँ के लिबरल दोस्त लगातार मजाक उड़ाते रहे, लगातार कहते रहे कि ईरान हार रहा है और तुम जीत दिखा रहे हो, लेकिन मुझे अपनी आंखों से जो दिख रहा था मैं वही दिखा सकता था। एक शेर है कि ले दे के अपने पास फकत एक नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समझौते के बाद ईरान एक मजबूत और आर्थिक रूप से फाइनेंशियली ताकतवर मुल्क बनेगा, और साथ में अपने लोगों को, अपनी आवाम को वो सारे डेमोक्रेटिक राइट्स देगा जिसके वो हकदार हैं। अपने यहाँ आज़ादी देगा, अभी भी जो आज़ादी है वो है, जो नई आज़ादियाँ हैं वो देगा, और ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे वहाँ की जनता खुश रहे। क्योंकि याद रखिए, ईरान को तबाह और बर्बाद कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जनता। वहाँ की जनता अगर खुश रहेगी, अगर ईरानी आवाम खुश रहेगी, तो अब ये साबित हो गया है कि अमेरिका, इजराइल या कोई और मुल्क ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।